एकता उद्यान के पत्थर पर खुदे शब्द यहाँ सत्य दफन नहीं हुआ धीरे धीरे शहर की स्मृति का हिस्सा बन गए। लोग पढ़ते, कुछ पल रुकते, फिर आगे बढ़ जाते, लेकिन जिन लोगों ने पूरी कहानी देखी थी उनके लिए यह वाक्य सिर्फ प्रतीक नहीं, एक अधूरा हिसाब था। वर्षों बीत गए। विवेक अब रिटायरमेंट के करीब था। उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उसी श्रृंखला के अपराधों को सुलझाने में लगा दिया था जिनकी शुरुआत एक दोस्ती, एक प्रेम और 5 करोड़ की चोरी से हुई थी। देश बदल चुका था, डिजिटल निगरानी बढ़ चुकी थी, जमीन के सौदे पारदर्शी होने का दावा किया जाता था, पर अपराध भी बदल चुका था और ज्यादा चतुर और ज्यादा छिपा हुआ। एक दिन केंद्रीय एजेंसी ने विवेक से संपर्क किया। पुराने प्रोजेक्ट क्लीनअप से जुड़े विदेशी खातों की जांच में कुछ नया मिला था। स्विट्जरलैंड और मॉरिशस के खातों में जो धन गया था उसका एक हिस्सा अब एक नई टेक कंपनी में निवेश हुआ था, रिडम्पशन इंफ्राटेक। कंपनी का सीईओ था आर्यन चौधरी, सत्येंद्र चौधरी का पोता। विवेक चौंका, क्या चक्र फिर शुरू हो रहा है? रिडम्पशन इंफ्राटेक ने घोषणा की कि वह उसी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी एक्सटेंशन बनाएगी जिसमें एकता उद्यान भी शामिल था। परियोजना के लिए पार्क को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया। कागजों में सब वैध था। जनता को आधुनिक विकास का सपना दिखाया गया। विवेक ने फाइलें देखीं, सब कानूनी दिख रहा था, पर उसे इतिहास की गंध आई। उसने आर्यन से मिलने का समय लिया। आर्यन युवा था, आत्मविश्वासी, शिक्षित। उसने कहा, मैं अपने दादा की गलतियों की कीमत नहीं चुका सकता। मैं नया भविष्य बनाना चाहता हूँ। विवेक ने पूछा, और उस जमीन का क्या, जहाँ कई लोग मरे? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं वहाँ एक मेमोरियल डिजिटल म्यूजियम बनवाऊंगा। इतिहास को मिटाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। विवेक असमंजस में था, क्या ये सुधार था या नई चाल? परियोजना शुरू हुई, खुदाई फिर हुई। इस बार सब कैमरों की निगरानी में था। अचानक एक मजदूर को जमीन के नीचे पुरानी अस्थियां मिलीं। फोरेंसिक जांच में पता चला ये कबीर के पिता की नहीं, बल्कि किसी और की थीं। रिकॉर्ड खंगाले गए। उस समय एक लापता मजदूर की रिपोर्ट दर्ज थी, नाम रमेश यादव। वह फार्म हाउस में काम करता था और कबीर की हत्या वाली रात गायब हो गया था। नई परत खुली। रमेश शायद सब देख चुका था। उसे भी चुप कराया गया था। उसके परिवार को मुआवजा देकर गांव भेज दिया गया था। मामला फिर उठा। आर्यन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह जांच में पूरा सहयोग देगा। उसने कहा, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य इस अपराध में शामिल था तो सच सामने आना चाहिए। ये बयान अप्रत्याशित था। जांच में पता चला कि रमेश को उस रात विक्रम के लोगों ने पकड़ा था। करण ने पूछताछ की थी, फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब अस्थियां मिल चुकी थीं। ये साबित हुआ कि अपराध की श्रृंखला में एक और हत्या जुड़ी थी। आर्यन ने मुआवजे के नाम पर नहीं, बल्कि कानूनी रूप से रमेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए केस दर्ज करवाया। उसने कंपनी के बोर्ड से कहा कि परियोजना तब तक स्थगित रहेगी जब तक जांच पूरी न हो। शहर में बहस छिड़ी। कुछ लोग बोले इतिहास को कब तक धोएंगे। कुछ ने कहा बिना हिसाब के विकास नहीं। जांच आगे बढ़ी। पुराने पुलिस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया। उस समय के एक कांस्टेबल ने बयान दिया कि उसे शव गायब करने का आदेश मिला था। आदेश किसने दिया? डीसीपी अरोड़ा ने। अरोड़ा पहले से सजा काट रहा था। उससे पूछताछ हुई। उसने स्वीकार किया कि रमेश का शव हटवाया गया था ताकि केस सीमित रहे। अब अदालत में नया मुकदमा चला। अरोड़ा पर एक और हत्या छिपाने का आरोप सिद्ध हुआ। उसकी सजा बढ़ाई गई। आर्यन ने एकता उद्यान में एक अस्थायी स्मृति दीवार लगवाई जिसमें रमेश का नाम भी जोड़ा गया। उसने कहा, सच अधूरा नहीं रहेगा, पर कहानी फिर मोड़ लेती है। आर्यन की कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में अनियमितता मिली। कुछ धन फिर विदेशी खातों में जा रहा था। विवेक ने सोचा, क्या ये भी वही खेल है? जांच में पता चला कि आर्यन के सीएफओ ने पुराने नेटवर्क से संपर्क किया था। उद्देश्य स्मार्ट सिटी के नाम पर अतिरिक्त धन साइफन करना। आर्यन ने खुद सीएफओ के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सीएफओ गिरफ्तार हुआ।
उसने बयान दिया, मैंने सोचा इतिहास दोहराना आसान होगा, सब थक चुके हैं। आर्यन ने कंपनी के शेयर सार्वजनिक कर दिए, पारदर्शिता बढ़ाई और परियोजना को गैर लाभकारी मॉडल में बदल दिया। उसने एकता उद्यान को स्थायी रूप से संरक्षित घोषित करवाया। विवेक ने देखा कि शायद पहली बार कोई उत्तराधिकारी अपराध की विरासत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नियति ने फिर प्रहार किया। परियोजना के उद्घाटन से ठीक पहले आर्यन की कार पर हमला हुआ। गोली चली, आर्यन घायल हुआ, ड्राइवर की मौत हो गई। हमलावर पकड़ा गया, वो रमेश यादव का भतीजा था। उसका मानना था कि सब चौधरी एक जैसे होते हैं। ये प्रतिशोध का नया चक्र था। आर्यन ने अस्पताल से बयान दिया, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। नफरत से कुछ नहीं बदलेगा। कोर्ट में हमलावर को दोषी ठहराया गया। उसे सजा मिली। आर्यन ने उसके परिवार के लिए कानूनी सहायता दी। सालों बाद एकता उद्यान के पास डिजिटल म्यूजियम बना। वहाँ पूरी कहानी दर्ज थी, दोस्ती, प्रेम, धोखा, हत्या, जेल, फांसी, साजिश, न्याय और प्रतिशोध। स्कूल के बच्चे वहां आते, इंटरैक्टिव स्क्रीन पर घटनाओं का क्रम देखते। विवेक ने उद्घाटन में भाषण दिया। कुछ दिन बाद अदालत में सन्नाटा था। पंखों की आवाज भी जैसे डरते डरते चल रही थी। रिया कटघरे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी जो पिछले कई महीनों से सबको डराती रही थी। जज ने फाइल बंद की और कहा कि फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। पुलिस उसे वापस जेल ले जाने लगी। बाहर मीडिया चिल्ला रही थी, क्या रिया ने सच में अपने पति और भाई का मर्डर करवाया? वह बिना किसी भाव के पुलिस वैन में बैठ गई। वैन के अंदर उसने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे भीड़ में कोई परिचित चेहरा खड़ा है। वही गहरी आंखें, वही मुस्कान। आरव। उसने पलकें झपकाईं, चेहरा गायब था। वो खुद से बुदबुदाई, तू मर चुका है, मैंने खुद तुझे मरते देखा है। पर उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। जेल की कोठरी में पहुंचते ही उसने पहली बार दीवार पर सिर टिकाया। इतने महीनों में उसने कभी कमजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज उसे अपने ही खेल पर शक होने लगा। तभी जेलर ने आकर कहा कि उससे मिलने कोई आया है। उसने सोचा शायद वकील होगा, पर मुलाकात कक्ष में पहुंची तो सामने नकाब पहने एक आदमी बैठा था। गार्ड ने कहा, इसने नाम नहीं बताया, बस कहा जरूरी है। रिया बैठ गई। आदमी ने धीरे से नकाब हटाया। रिया की सांस रुक गई। वह आरव था, जिंदा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी, पर इस बार उसमें नफरत भी थी। सरप्राइज, उसने फुसफुसाया। रिया कुर्सी से उठने लगी, पर गार्ड पास ही खड़ा था। आरव ने जल्दी से कहा, डर मत, मैं तुझे बचाने आया हूँ, या शायद खत्म करने। उसने बताया कि जो लाश नदी से मिली थी, वो उसकी नहीं थी। उसने अपनी मौत का नाटक खुद रचा था। वह जानता था कि रिया और कबीर उसे धोखा दे रहे हैं। उसने सबूत इकट्ठा किए और सही वक्त का इंतजार किया। मैंने कबीर को नहीं मारा, वह बोला, वो तेरे ही इशारे पर मरा, लेकिन मैंने सब रिकॉर्ड किया है। तेरे सारे प्लान, तेरी सारी बातें। रिया के माथे पर पसीना आ गया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसने लालच और डर में आकर सब कुछ किया। आरव ने कहा कि वह ये सब कोर्ट में पेश करेगा, पर अभी नहीं। मैं चाहता हूँ तू पहले उम्मीद करे कि तू बच जाएगी, फिर जब फैसला आए, सबके सामने सच फटेगा। अगले दिन अदालत में अचानक हलचल मच गई। आरव जिंदा कोर्ट में पेश हुआ। मीडिया पागल हो गई। जज ने उसे गवाही देने की इजाजत दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी मौत का नाटक किया, कैसे उसने रिया की कॉल रिकॉर्डिंग्स जमा की, कैसे कबीर की हत्या की योजना रिया ने बनाई। रिया चीखी, झूठ है। लेकिन आरव ने वीडियो चलवाया। उसमें रिया साफ कह रही थी, कबीर को हटाना होगा, नहीं तो सब बिखर जाएगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने सुनवाई टाल दी। रिया की आंखों में अब पहली बार डर साफ दिख रहा था। जेल में उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे दीवारें उसके करीब आ रही हैं। उसने सोचा था कि आरव मर चुका है, कि वह अकेली वारिस बनेगी, कि सब कुछ उसके हाथ में होगा। पर अब खेल उल्टा पड़ गया था। उसने तय किया कि वह आरव को चुप कराएगी, चाहे जेल से ही क्यों न हो।
उसने एक महिला कैदी से संपर्क किया जो बाहर के गिरोह से जुड़ी थी। उसने वादा किया कि अगर वह आरव को खत्म कर दे तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। योजना बन गई, पर किस्मत ने फिर पलटी मारी। जिस रात आरव पर हमला होना था, पुलिस ने उस गिरोह को पहले ही पकड़ लिया। पूछताछ में सब सामने आ गया कि साजिश जेल के अंदर से रची गई थी। अब रिया पर एक और हत्या की कोशिश का आरोप जुड़ गया। अदालत में अंतिम दिन आया। जज ने लंबा फैसला पढ़ा। रिया को पति की हत्या की साजिश, भाई की हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया। सजा फांसी। फैसला सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रिया ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में जीत थी, पर कहीं न कहीं खालीपन भी। रिया को वापस जेल ले जाया गया। फांसी की तारीख तय हुई। आखिरी रात उसने आईने में खुद को देखा। उसे लगा जैसे वह लड़की जो कभी प्यार करती थी, कहीं खो गई है। उसने सोचा कि अगर उसने लालच न किया होता, अगर उसने धोखा न दिया होता, तो शायद सब अलग होता। पर अब देर हो चुकी थी। फांसी के दिन सुबह आसमान धुंधला था। जेल के अंदर सब औपचारिकताएं पूरी हुईं। रिया ने आखिरी इच्छा में किसी से मिलना नहीं चाहा। जब उसे फांसी के तख्ते पर लाया गया, उसने आखिरी बार आंखें बंद कीं। रस्सी उसके गले में डाली गई। लीवर खींचा गया। सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद आरव अपने खाली घर में अकेला बैठा था। उसने बदला ले लिया था, पर सुकून नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसने भी खेल खेला था, उसने भी झूठ और साजिश का सहारा लिया था। एक रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा कि सच और झूठ की इस लड़ाई में सब हार गए। उसी रात पुलिस उसके घर पहुंची। उन्हें नए सबूत मिले थे कि कबीर की हत्या में आरव की भी भूमिका थी। रिया ने जेल से पहले ही एक गुप्त पत्र भेजा था जिसमें उसने सब बताया था। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में फिर वही सन्नाटा था। इस बार कटघरे में आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी जो कभी रिया के चेहरे पर थी। सबूत मजबूत थे। आखिरकार उसे भी उम्र कैद हुई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा वह सोचता रहा कि बदले की आग ने सब कुछ जला दिया। जेल की मोटी दीवारों के भीतर आरव का पहला महीना खामोशी में बीता। अदालत ने उम्र कैद सुनाई थी, लेकिन सजा की घोषणा के बाद भी उसके भीतर अजीब सा खालीपन था। उसने बदला लिया, सच सामने लाया, पर अब वो खुद उसी अंधेरे में कैद था जिसमें कभी रिया थी। हर सुबह गिनती होती, हर रात ताला बंद होता, और हर दिन उसे याद दिलाता कि उसने अपनी चालाकी से खुद को भी बर्बाद कर लिया। एक दिन बैरक में नया कैदी लाया गया। नाम था विक्रम। चेहरे पर पुराने घावों के निशान और आंखों में एक अजीब चमक। वह जल्दी ही सबके बीच घुल मिल गया, पर उसकी नजरें अक्सर आरव पर टिक जातीं। तीसरे दिन उसने सीधे पूछ लिया, तू वही है ना जिसने अपनी बीवी को फांसी दिलवाई? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम हंसा, कहानी पूरी नहीं है दोस्त, असली खेल तो अभी बाकी है। आरव ने पहली बार दिलचस्पी ली। विक्रम ने बताया कि वो उसी गिरोह का हिस्सा था जिसे रिया ने जेल से आरव को खत्म करने के लिए पैसे दिए थे। हम पकड़े गए, पर जिसने हमसे काम करवाया वो सिर्फ रिया नहीं थी, विक्रम ने फुसफुसाया। किसी और ने भी पैसा डाला था, कोई जो चाहता था कि तू जिंदा रहे और फिर फंसे। आरव की नसें तन गईं। कौन? उसने सख्त आवाज में पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया, नाम नहीं जानता, पर वह आदमी बहुत ताकतवर है। दिन बीतते गए। आरव के मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। उसे लगा कि कहानी में कोई और छिपा था, जो पर्दे के पीछे से धागे हिला रहा था। उसने अपने पुराने वकील से मुलाकात की। वकील ने चुपचाप एक लिफाफा आगे बढ़ाया। उसमें कुछ दस्तावेज और एक फोटो थी। फोटो में रिया किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी। तारीख वही थी जब आरव ने अपनी मौत का नाटक रचा था। ये आदमी कौन है? आरव ने पूछा। वकील ने बताया कि उसका नाम निखिल है, एक बड़ा कारोबारी जिसके कई काले धंधों की चर्चा है, पर कभी साबित कुछ नहीं हुआ। आरव को समझ आने लगा कि रिया अकेली नहीं थी। निखिल शायद उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी जांच शुरू की। जेल के अंदर भी खबरें पहुंचती थीं। कुछ गार्ड पैसे लेकर जानकारी देते थे।
धीरे धीरे सामने आया कि निखिल ने ही कबीर को उकसाया था कि वह रिया को आरव के खिलाफ भड़काए। संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक प्रोजेक्ट में लगना था जिसमें निखिल की हिस्सेदारी थी। अगर आरव हटता तो सब उसके हाथ में जाता। रिया को लालच दिखाया गया, कबीर को हिस्सेदारी का वादा मिला और खेल शुरू हुआ। आरव के भीतर गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने तय किया कि इस बार वह सीधे वार करेगा। उसने विक्रम को साथ लिया। विक्रम का गिरोह बाहर अभी भी सक्रिय था। योजना बनी कि निखिल को उजागर किया जाएगा, पर निखिल चालाक था। उसने पहले ही खबर पा ली कि जेल के अंदर कुछ पक रहा है। एक रात अचानक जेल में झगड़ा भड़क उठा। कैदियों के बीच हिंसा फैल गई। अफरा तफरी में आरव पर हमला हुआ। किसी ने पीछे से छुरा घोंपा। वो गिर पड़ा। खून फर्श पर फैल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। कई घंटे ऑपरेशन चला। वह बच गया, पर कमजोर हो गया। होश में आते ही उसने देखा कि बिस्तर के पास एक आदमी खड़ा है। वही चेहरा जो फोटो में था, निखिल। वह मुस्कुराया, तू बहुत जिद्दी है आरव, मरना नहीं चाहता। आरव ने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। निखिल झुका और फुसफुसाया, रिया को मैंने ही उकसाया था, कबीर को भी मैंने ही रास्ते से हटवाया। तूने सोचा तू सबसे चालाक है, असली खेल तो मेरा था। अब तू यहाँ सड़ेगा और मैं बाहर राज करूँगा। आरव की आंखों में नफरत जल उठी। निखिल चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अस्पताल से वापस जेल लाया गया। अब उसके पास एक ही मकसद था, निखिल को गिराना। उसने वकील से कहा कि वह रिया के पुराने केस की फाइल फिर से खुलवाए। फाइल में कई आर्थिक लेनदेन के रिकॉर्ड थे जो उस वक्त नजरअंदाज हुए थे। उनमें निखिल की कंपनी का नाम भी था। ये बड़ा सुराग था। मीडिया को खबर लीक हुई। फिर से हंगामा मच गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। निखिल से पूछताछ शुरू हुई, पर वह हर बार बच निकलता। उसके पास पैसे और संपर्क थे। आरव समझ गया कि कानूनी रास्ता लंबा है। उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने जेल से भागने की योजना बनाई। विक्रम ने बाहर अपने लोगों से संपर्क किया। जेल की पुरानी दीवार के पास सुरंग खोदी गई। एक बरसाती रात आरव और विक्रम भाग निकले। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस अलर्ट पर थी। दोनों छिपते छिपाते निखिल के फार्म हाउस पहुंचे। आरव के हाथ में पिस्तौल थी। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। निखिल अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसने ताली बजाई, आखिर आ ही गया। आरव ने बंदूक तान दी। खेल खत्म, उसने कहा। निखिल हंसा, तू समझता है मुझे मार देगा तो सब ठीक हो जाएगा। पुलिस रास्ते में है। सच था, किसी ने सूचना दे दी थी। बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। विक्रम घबरा गया। गोली चली। अफरा तफरी में निखिल के सीने में गोली लगी। वो गिर पड़ा। उसी पल पुलिस ने अंदर घुसकर फायरिंग की। विक्रम मारा गया। आरव के हाथ से बंदूक गिर गई। उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में इस बार माहौल और भारी था। आरव पर जेल से फरार होने और हत्या का आरोप लगा। निखिल की मौत हो चुकी थी, पर उसके खिलाफ सारे सबूत अब खुलकर सामने आ रहे थे। ये साबित हुआ कि उसने ही शुरुआत से सबको मोहरा बनाया था। पर कानून ने आरव को बरी नहीं किया। अदालत ने कहा कि उसने कानून अपने हाथ में लिया, भागा और हत्या की। सजा फांसी। फैसला सुनते ही आरव शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा जैसे यह अंत पहले से लिखा था। जेल में फांसी की तारीख तय हुई। आखिरी दिनों में उसने किसी से मुलाकात नहीं की। उसे समझ आ गया था कि बदले की आग में उसने अपनी जिंदगी जला दी। जिस सच्चाई के लिए वह लड़ा, उसी ने उसे अपराधी बना दिया। फांसी की सुबह आसमान साफ था। जेल के आंगन में सब तैयार था। आरव को तख्ते पर लाया गया। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बस थकान थी। रस्सी गले में डाली गई। लीवर खींचा गया। उसका शरीर झूल गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक पत्रकार को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग थी जिसमें निखिल किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहा था। उस आवाज ने कहा था, सब मोहरे हैं, असली खेल हमारा है। पत्रकार ने जांच शुरू की, पर जल्द ही उसकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। फाइल बंद हो गई
और जो असली खिलाड़ी था वह शायद अब भी कहीं मुस्कुरा रहा था। पत्रकार की मौत को हादसा घोषित कर दिया गया, लेकिन शहर में कुछ लोग थे जिन्हें ये कहानी इतनी आसानी से बंद नहीं लग रही थी। उन लोगों में एक नाम था अदिति। वो उसी चैनल में काम करती थी जहां मृत पत्रकार कार्यरत था। उसने उसके केबिन से बचे हुए कागज, अधूरी नोटबुक और फोन रिकॉर्ड्स चुपचाप इकट्ठा किए। उसे उस रहस्यमयी रिकॉर्डिंग की कॉपी मिल गई जिसमें निखिल किसी अज्ञात व्यक्ति से कह रहा था, सब मोहरे हैं, असली खेल हमारा है। उस आवाज में अजीब ठंडापन था, जैसे किसी को लोगों की जान की कोई कीमत न हो। अदिति ने कॉल डिटेल्स निकलवाए। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, जो किसी आम आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, पर हर बार लोकेशन बदल जाती थी। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी दुबई। उसने बैंक ट्रांजैक्शन देखे, निखिल की कंपनी से कई शेल कंपनियों में पैसे गए थे और फिर वही पैसा राजनीतिक चंदे के रूप में वापस आया था। धागा धीरे धीरे एक बड़े जाल की तरफ इशारा कर रहा था। उधर पुलिस विभाग में डीसीपी राठौर भी इस केस से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि निखिल के मरने के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। अदिति ने जोखिम उठाकर उनसे मुलाकात की। उसने सारी जानकारी उनके सामने रखी। राठौर ने फाइल दोबारा खुलवाई। आधिकारिक तौर पर यह सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं की जांच थी, पर असल मकसद उस अज्ञात आवाज तक पहुंचना था। जांच में पता चला कि वो नंबर 1 ट्रस्ट के नाम पर लिया गया था, जनकल्याण विकास ट्रस्ट। ट्रस्ट का संरक्षक था एक सम्मानित समाजसेवी और उद्योगपति विराज प्रताप सिंह। वह दान देता था, अस्पताल बनवाता था, चुनावों में पारदर्शिता की बात करता था। मीडिया में उसकी छवि साफ सुथरी थी, लेकिन जब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और निखिल के लेनदेन को साथ रखा गया तो तस्वीर बदलने लगी। अदिति ने ट्रस्ट के एक पूर्व कर्मचारी को ढूंढ निकाला। उसने बताया कि ट्रस्ट असल में एक मुखौटा है। असली काम था बड़े प्रोजेक्ट्स में हेराफेरी, जमीन कब्जा और जरूरत पड़ने पर समस्या को रास्ते से हटाना। कबीर की हत्या से पहले जिस प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा था, उसमें विराज की कंपनी भी परोक्ष रूप से जुड़ी थी। आरव और रिया सिर्फ मोहरे थे। विराज ने निखिल को इस्तेमाल किया, निखिल ने रिया को, रिया ने कबीर को, और आखिर में सब खत्म हो गए। राठौर ने विराज को पूछताछ के लिए बुलाया। वह आत्मविश्वास से भरा आया। उसने हर सवाल का कानूनी जवाब दिया। दान देना अपराध नहीं, उसने कहा। किसी की निजी दुश्मनी में मेरा क्या हाथ। सबूत परोक्ष थे, सीधे नहीं। पर अदिति ने एक और चाल चली। उसने रिकॉर्डिंग का ऑडियो फोरेंसिक टेस्ट कराया। आवाज की वेवफॉर्म्स का मिलान कराया गया विराज के सार्वजनिक भाषणों से। परिणाम चौंकाने वाले थे, आवाज मिलती थी। अब वारंट लिया गया। विराज के फार्म हाउस और ऑफिस पर छापा पड़ा। एक गुप्त कमरे से हार्ड ड्राइव्स मिली। उनमें कई फाइलें थीं जिनमें कबीर, रिया, निखिल और यहाँ तक कि पत्रकार की निगरानी की रिपोर्टें भी शामिल थीं। सब कुछ योजनाबद्ध था। विराज ने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि अगर कोई धागा उसके पास पहुंचेगा तो बीच के लोग खत्म कर दिए जाएंगे। गिरफ्तारी के दिन भी विराज मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम लोग सोचते हो मुझे पकड़ लिया, सिस्टम मेरा है। पर इस बार मामला अलग था। मीडिया में सब खुल चुका था। अदालत में मुकदमा चला। विराज के वकीलों ने हर कोशिश की, पर डिजिटल सबूत और वित्तीय रिकॉर्ड मजबूत थे। गवाहों की सुरक्षा की गई। अदिति पर हमला हुआ, पर वह बच गई। मुकदमे के दौरान एक और सच सामने आया। रिया ने जेल से जो गुप्त पत्र भेजा था, वह भी विराज के दबाव में लिखा गया था। उसने उसे झूठे आरोप जोड़ने को कहा था ताकि आरव और निखिल दोनों फंसे और असली कड़ी उससे दूर रहे। आरव की फांसी के बाद ही विराज ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि आखिरी जीवित गवाह भी खत्म हो गया था। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद विराज को कई हत्याओं की साजिश, वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया। सजा, मृत्युदंड। फैसला सुनते समय पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हुई। उसने अपील की, पर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। फांसी के दिन देशभर की नजरें उसी जेल पर थीं। वही तख्ता, वही रस्सी, जहां कभी रिया और आरव का अंत हुआ था। विराज को लाया गया।
इस बार भी आसमान अजीब तरह से शांत था। उसने आखिरी वक्त कहा, एक को हटाओगे दूसरा जन्म लेगा। फिर लीवर खींचा गया। कहानी का धागा आखिर उस मास्टरमाइंड तक पहुंच गया जिसने सबको मोहरा बनाया था। लेकिन शहर में अभी भी फुसफुसाहट थी, क्या विराज सच में आखिरी कड़ी था, या वह भी किसी और के खेल का हिस्सा। अदिति ने अपनी रिपोर्ट बंद करते हुए लिखा कि अपराध की जड़ अक्सर दिखने से कहीं गहरी होती है। कहानी अभी जारी रहेगी।